हेलो हेलो एवरीवन। आज हम आपका बजट डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी जो अभी रिसेंटली जो बजट आया है उसको डिस्कस हम करने जा रहे हैं अपने ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के चैनल पे। तो बजट की एक एक छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसको देख लोगे थोड़ा सा, ठीक है जी, इस वीडियो को देखोगे तो आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बजट से पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल के हों या वो स्टेट पीसीएस लेवल के हों या वो जनरली अपने एसएससी लेवल के कोई भी एग्जाम्स हों, तो उनमें बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो इस बार का बजट है 2023-24। आपको पता है कि जो बजट होता है हमारा, वो जैसे अभी जो आगे एक फाइनेंशियल ईयर आएगा, इसका एक प्रॉपर बजट सरकार लेके आती है कि नेक्स्ट ईयर में हम क्या क्या करने वाले हैं या हमने क्या सारी चीज़ें जो वो है वो बताएंगे उसके बारे में। तो उसके रिलेटेड ही ये सारा बजट हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ, कितनी सरकार ने एलोकेशन की और कितना सरकार करने जा रही है कभी स्कीम्स को। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में। सबसे पहले देखिए जी, बजट की अगर हम बात करें, अगर हम बजट की बात करें कि बजट होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज़ बजट। बजट आपको पता है कि सरकार के पास अगर एक नॉर्मली, अगर एक मैं ऐसी चीज़ लूँ, ऐसे पॉड लेते हैं हम एक, तो अगर मैं यहाँ पे सरकार अपने ये पत्थर इधर भी रख दिए और इनको इधर भी रख दिया तो ये एक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जी। ये एक तरह से बैलेंस हो जाएगा चीज़ों का कि जितना सरकार के पास पैसा आ रहा है और सरकार उस पैसे को कैसे कैसे यूटिलाइज कर रही है, तो इसका बैलेंस ही एक तरह से बजट होता है। उसको हम बजट कहते हैं। जनरली फ्रेंच भाषा में बजट का मतलब एक बैग होता था। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो बजट इंट्रोड्यूस किया जाता था तो बैग लेके आते थे, ठीक है जी। तो बजट, वहाँ पे बजट स्पीच, मतलब बजट के बारे में बताया जाता था कि क्या क्या इसमें चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे आने वाले टाइम में सरकार काम करेगी, तो वो चीज़ें होती थी। तो अभी हम इसके वन बाय वन इन चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ टूल टू इम्प्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या चीज़ होती है कि जैसे कोई भी टैक्सेस हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने अभी बात की है कि कितना पैसा सरकार के पास आ रहा है और कैसे सरकार उसको यूटिलाइज कर रही है, तो उसके लिए एक टूल है जिसको हम बजट कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, पॉलिटी में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पॉलिटी में एक, हमें जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यार कि बजट का संविधान में जिक्र नहीं है, क्योंकि जो वर्ड बजट है ये संविधान में नहीं लिखा हुआ। संविधान में वर्ड लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, 112 आर्टिकल है संविधान का जिसके अंदर ये बात लिखी गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक तरह से हम उसको क्या बोलते हैं, बजट। उसको क्या बोला जाता है जी, उसको हम बजट बोलते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, लिखा है आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बजट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। इट टेल्स अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बोली है कि ये आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में बताएगा कि कितना सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है और कितना सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो एक चीज़ बजट होती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्कीम्स। इसके अंदर आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या होती हैं, कि कौन सी सरकार स्कीम्स नहीं लेके आ रही हैं। देन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, एनुअल एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में आपको सामने, ये हम चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बजट 112 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोला जाता है। प्रेसिडेंट shall in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of parliament a statement of a estimated receipts and expenditure of the government of India for that year, in this part referred to as a annual financial statement। हर साल जो प्रेसिडेंट हैं वो दोनों हाउसेस के सामने क्या रखते हैं, एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट रखते हैं जिसमें रिसीट्स, जो पैसे आ रहे हैं, और एक्सपेंडिचर दोनों होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि उस साल का, और ये सारे चीज़ को क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बोडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, वो सारी चीज़ें सेपरेटली शो होती हैं। और ये बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषा लिखी हुई है उनके बारे में ये लिखा हुआ है। आगे देखिए, द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय द कंडीशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। थोड़ा सा पॉलिटी में जा रहा हूँ। हमारे संविधान का जो ये फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसकी आर्टिकल 266 के अंदर हम इसकी बात कर लेते हैं कि वो एक फंड है जो कि जहाँ सारा टैक्स का पैसा जाता है,
अंडर आर्टिकल 266। तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो इस फंड के ऊपर चार्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं जी? यहाँ एक वर्ड मेंशन किया है चार्ज्ड, और यहाँ पे आगे आपको एक वर्ड मिलेगा मेड। चार्ज्ड और मेड, तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये डिफरेंस क्या है, बट मतलब इसमें डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है? वो कहता है कि सरकार इसमें से पैसा निकाल के एक्सपेंडिचर करती है, या तो वो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड हो सकता है या वो एक्सपेंडिचर मेड हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होंगे, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, इनके ऊपर वोट नहीं हो सकता पार्लियामेंट में, इनको डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट में, बट इनके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। बट जो मेड होते हैं, इनके ऊपर वोट हो सकती है पार्लियामेंट में कि ये कितना करना है या क्या करना है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है जी। मान लो जजेस की सैलरी है, प्रेसिडेंट की सैलरी है, ठीक है जी, वो एक तरह से सरकार का एक्सपेंडिचर ही है, तो वो चार्ज्ड में आ जाता है, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बाकी बेसिक चीजें आ जाती हैं मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप होपफुली इस चीज को समझ गए होंगे कि चार्ज्ड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड मेड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, और इनका आर्टिकल है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसके अंदर बनाया गया है, वो है आर्टिकल 266। इसके अंदर सरकार का पैसा जाता है और वहां से सरकार उसको एक्सपेंडिचर में यूज करती है। अब देखिए जी, बजट के जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ा टाइम पहले, कि बजट के जो कंपोनेंट्स हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो रिसीट्स हो गया, एक आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। रिसीट्स का मतलब जो पैसा आता है, एक्सपेंडिचर का मतलब जो पैसा जाता है। अब दो तरह के रिसीट्स हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स, एक कैपिटल रिसीट्स। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, शॉर्ट टर्म, और इसको मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म। अब आप खुद सोचो, सरकार के पास शॉर्ट टर्म के लिए कहां से पैसा आ रहा है? टैक्स रिसीट्स, और दूसरा नॉन टैक्स रिसीट्स। अब आप बोलोगे सर नॉन टैक्स, टैक्स तो हम समझ गए कि टैक्स से सरकार को पैसा आया, बट नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होते हैं? नॉन टैक्स रिसीट्स में मान लो गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहां से सरकार को इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन टैक्स। जुडिशरी ने किसी पे फाइन लगा दिया, तो वो क्या हो गया, नॉन टैक्स। तो वो नॉन टैक्स रिसीट्स ऐसी चीजें होती हैं। अब अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसीट्स, तो इसमें मान लो सरकार ने जो लोन दिया था उसकी रिकवरी करना, बोरोइंग करना, सरकार का किसी मार्केट से पैसा उठाना, जैसे आरबीआई पैसा उठाती है सरकार की तरफ से मार्केट से, लॉन्ग टर्म के लिए उठाती है ना। और तीसरा आपका डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने कहीं पैसा लगा रखा है तो उसकी सरकार ने क्या कर दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, वो पैसा निकाल लिया, तो ये सरकार के पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आ गया, दिस इज कैपिटल रिसीट्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए आया, ये लॉन्ग टर्म के लिए आया। सेम चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है शॉर्ट टर्म, या जिसको हम बोलते हैं, एक होते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, एक होते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आप इसको सिंपल भाषा में समझो कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और दूसरी चीज ये जनरली, इस चीज को छोड़ दो, दीज आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान्ड नहीं होता इनका कुछ, ठीक है जी, प्लान नहीं है। मान लो सरकार के पास ये सारा पैसा आ रहा है, अब सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार क्या करेगी? सरकार ने स्कूल है एक, अब स्कूल है, हॉस्पिटल है। अगर मैं ये बात बोलूं कि सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, भाई सरकार हॉस्पिटल बनाती है लोगों की भलाई के लिए, सोशल सर्विस के लिए। अब सरकार ने जो हॉस्पिटल बनाया, ये सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म के लिए सरकार ने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, चाहे वो स्कूल बनाया या वो हॉस्पिटल बनाया। बट कल को इस स्कूल की रिपेयर करनी पड़ी, इस हॉस्पिटल की रिपेयरिंग करनी पड़ी, तो वो जो खर्चा होगा सरकार का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि ये नॉन प्लान्ड ही है एक तरह से। ये प्लान नॉन प्लान चीजें खत्म हो चुकी हैं अब तो, बट इसको समझने के लिए ऐसा है कि ये चीज नॉन प्लान्ड आएगी और ये चीज आपकी क्या आएगी, प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये सारे ये बजट के कंपोनेंट्स हैं। नहीं समझ लगा, थोड़ा सा इसको बैक करके दोबारा से एक बार समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा चीजें जो मैंने बोली हैं। अब आगे देखिए, बजट की प्रेजेंटेशन होती है, फिर जनरल डिस्कशन बजट पे करी जाती है, फिर इसको स्क्रूटनाइज किया जाता है डिपार्टमेंटल कमेटीज के द्वारा। जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं, DRSC की फुल फॉर्म डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हमारे, क्योंकि बजट ऐसा है, अब पूरी पार्लियामेंट में उसको डिस्कशन करने बैठेंगे तो भाई सारा साल ही लग जाएगा उसको डिस्कस करते करते। तो देखो, सबसे पहले जो बजट की प्रेजेंटेशन होती है, इसके ऊपर बात करूं तो पहले बजट जो इंट्रोड्यूस किया जाता था वो फेब के लास्ट डेज में किया जाता था। इसमें दिक्कत क्या रहती थी कि फेब के लास्ट डे में आप बजट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बाद इसको पास करने के लिए 2 महीने लग जाते थे। अब तो मतलब मार्च और अप्रैल तो निकल गया,
मार्च और अप्रैल तो निकल गया, तो भाई जो मिनिस्ट्रीज हैं वो काम नहीं कर पाती थी, जो डिपार्टमेंट है वो काम कैसे करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर आएगा। अब 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, बट 1 अप्रैल को अभी बजट पास ही नहीं होता था, मतलब बजट को तो धीरे धीरे बजट पास होगा ना, तो पहले बजट जो इंट्रोड्यूस होता था वो फेब के लास्ट में होता था, बट वो उसको पास करवाने में फिर बहुत सारा समय लग जाता था। अब इसलिए बजट को थोड़ा सा आगे किया है कि भाई फेब के पहले ही दिन बजट प्रेजेंट किया जाएगा, बजट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये रीजन है कि क्यों ऐसा किया गया। हाँ, एक इसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन जरूर दे सकता हूं, वोट ऑन अकाउंट, कि आप ये क्वेश्चन सर्च करके आ सकते हो कि व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट। जो मैंने कंसेप्ट समझाया है इसी से रिलेटेड है। जनरल डिस्कशन बजट पे हुई, उसके बाद बजट को भेज दिया जाता है कि डिपार्टमेंटल जो कमेटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटीज हैं, वो इसको स्क्रूटनाइज करेंगी, कि देखेंगी जिस जिस डिपार्टमेंट की बात होगी बजट में वो डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वो देखेंगी कि इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने। उसके बाद वोटिंग होगी कि जो डिपार्टमेंट्स के लिए बात करी गई है कि भाई इसको इतना पैसा देना है, इसको उतना पैसा देना है, फिर उसके ऊपर होती है वोटिंग, क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है। अब प्लीज पॉलिटी में एक चीज है कि ये सिर्फ लोकसभा में होता है, नॉट इन राज्यसभा। जो वोटिंग होती है फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स, मतलब जो ग्रांट्स के लिए डिमांड की गई थी उसके ऊपर जो वोटिंग होती है बजट में, ये सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। उसके बाद बिल पास करवाया जाता है, देन फाइनेंशियली बिल पास करवाए जाते हैं और बजट को पास कर दिया जाता है और फंड एलोकेशन होना स्टार्टिंग कर दी जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि कैसे बजट पूरा स्टार्ट होता है और कैसे उसकी एंडिंग होती है। पॉलिटी में आप इसको और डिटेल में पढ़ पाओगे। नेक्स्ट चलिए, बजट के बेसिक्स अगर हम बात करें, एक सेपरेट रेलवे बजट और जनरल बजट पहले हुआ करता था। ये जो बात थी 1921 में ऑकवर्थ कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि एक सेपरेट रेलवे बजट होना चाहिए और एक जनरल बजट होना चाहिए। और आज आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें दोबारा से मर्ज कर दी गई हैं। ये दोनों चीज़ें सेपरेट कब हुई थी? 1921 ऑकवर्थ जो कमेटी थी उसने इन दोनों को क्या बोला था कि दोनों का अलग अलग बजट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट वो चीज़ अब क्या हो चुकी है जी आपके सामने कि वो चीज़ दोबारा मर्ज हो चुकी है। ये 1921 में ऑकवर्थ कमेटी ने रिकमेंड करके ये बात बोली थी। आज की डेट में कॉमन बजट है। विवेक देबरॉय कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि बजट को कॉमन किया जाए, तो दोबारा से बजट को क्या कर दिया गया जी? करंटली कॉमन बजट कर दिया गया है। करंट जो बजट की अगर हम बात करें, जो इस साल का बजट है उसकी अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट बजट इन अमृतकाल, ये पहला बजट है अमृतकाल का। अब यही कंफ्यूजन है कि व्हाट इज अमृतकाल। अमृतकाल मतलब अभी हमने 75 साल हो गए आज़ादी के, हम बोल रहे हैं, तो 75 से 100 साल ये हमारा है अमृतकाल। ये पहला बजट है अमृतकाल का। यहाँ पे लिखा है ब्लूप्रिंट इंडिया एट द रेट 100, मतलब 1947 से 2047 तक जो ये मतलब 100 साल हो जाएंगे, तो ये उस अमृतकाल में हम एंटर हो गए हैं जो 75 से 100 साल के बीच के, और अमृतकाल का ये पहला बजट है। क्लियर है ये चीज़? प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव इंडिया, खुश मतलब प्रॉस्परस कि नॉर्मल हमारे पास पैसा हो और इंक्लूसिव हर बंदे के साथ बढ़ोतरी हो देश की, ऐसा इंडिया इसमें बात करी गई है। इंडिया इज़ द ब्राइट स्टार इन द वर्ल्ड इकोनॉमी टुडे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ग्रोथ फॉर करंट ईयर एस्टिमेटेड 7%। इस बार बोला गया है कि जो करंट ईयर की एस्टिमेटेड ग्रोथ होगी वो कितनी है जी? 7%। भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन। तो क्या बात है जी? सिटीजन सेंट्रिक ये बजट है कि जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन के बारे में ज़्यादा बोला जाएगा। राइजिंग ग्लोबल प्रोफाइल की अगर हम बात करें बजट से रिलेटेड, तो एंटायर एक्सपेंडिचर जो है ऑफ 2 लाख करोड़ बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेवरल, अब यहां पे एक चीज देखिए, सेवरल अकम्पलिशमेंट लाइक आधार, कोविन, यूपीआई, प्रोग्रेस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये सारी चीजें कैसे इंडिया को ग्लोबली एक ऊपर लेके जा रही हैं, इंडिया को राइज करवा रही हैं, तो वो उसके लिए ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और दूसरी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सबसे बड़ी बात, यही बड़ा बहुत मुद्दा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आज की डेट में।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं सिर्फ वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का मतलब है कि हमने ऐसे डेवलपमेंट करनी है कि आने वाली जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज ही ना बचे, हम इतना उनका एक्सेसिव यूटिलाइज कर लें या यूज़ कर लें। तो हमने चीज़ों को सस्टेनेबली यूज़ करना है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो पहली बार यूज हुआ था, ये एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट थी, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? एक कमीशन था, जिस कमीशन का नाम था ब्रटलैंड कमीशन। क्या नाम था जी कमीशन का? ब्रटलैंड कमीशन। इस कमीशन के द्वारा इस रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बार वहां पे वर्ड यूज हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद अगर हम बातें करें तो हम अभी 2015 से हमने कुछ गोल्स डिसाइड कर दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता है कि टोटल कितने गोल्स हैं जी? 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं जो इनके अंदर हमने अचीव करने हैं। पूरी दुनिया जिनको अचीव करने में लगी हुई है, जैसे कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, हंगर को खत्म करना है, भुखमरी को खत्म करना है। तो ऐसे टोटल 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट हैं। 2015 में ये गोल्स पूरी दुनिया ने शुरू किए थे और इनको 2030 तक पूरी दुनिया ने अचीव करना है, जो टारगेट्स रखे गए हैं। क्लियर एवरीवन? आगे चलिए। अचीवमेंट सिंस 2014 फ्रॉम 10th to 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में। इन 9 सालों में इंडिया, अगर हम बात करें, ठीक है जी, 9 सालों में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के आया है। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। तो उसके अंडर इन्होंने टॉयलेट्स बनाना शुरू किया कि खुले में आप शौच नहीं जाओगे, तो वो टॉयलेट्स बनाए गए। तो 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए अंडर उज्ज्वला योजना। इनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। एलपीजी सिलेंडर जो दिए गए कि हाउस होल्ड जो जनरली इंडोर एयर पोल्यूशन होता है, उन वजह से ये सरकार इनिशिएटिव लिए थे। कोविड वैक्सीन इतने लोगों को, ये इतने बैंक अकाउंट्स खोले गए अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इनको हम आगे डिस्कस करते हैं बजट में कि ये अभी डाटा दिया है यहाँ पे। आगे जब सरकार बात करेगी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट या कैसे लोगों की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, उनमें हम इनको डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इतना कैश ट्रांसफर किया, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें आप डाटा यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ये डाटा के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जो ये स्कीम्स यहाँ पे लिखी हैं, जितनी भी ये 4-5 स्कीम्स यहाँ पे लिखी हैं, इसको मैं आने वाले टॉपिक में अभी दोबारा डिस्कस करूँगा। चलिए जी आगे। अभी आपको पता है बड़ा मुद्दा है, मतलब मुद्दा क्या है जी, इंडिया में G20 समिट हो रहा है, ठीक है जी। इंडिया के पास उसकी प्रेसिडेंसी है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो इंडिया में आ रहे हैं G20 का समिट अटेंड करने। इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम December 1, 2022 टू November 30, 2023। 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशंस, द लार्जेस्ट एवर G20 इन G20 पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनल न्यू दिल्ली समिट इन सितंबर। G20 के ना अलग अलग समिट हो रहे हैं, जैसे कोई समिट कहीं पे होता है, कोई कहीं होता है। तो जो फाइनल समिट होना वो न्यू दिल्ली में होगा सितंबर में, ठीक है जी। उसमें 43 हेड्स आएंगे, डेलीगेशन आएंगे बाहर से, जो उसको अटेंड करेंगे। G20 का जो थीम है वो देख सकते हो आप, वासुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब चलते हैं G20 की तरफ। और आपको ये भी पता होगा, तो इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली है, लास्ट प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडोनेशिया। किसके पास थी जी? वो इंडोनेशिया। अब आइए यहाँ पे आप देख सकते हो G7, G8, G20। तो सबसे पहला जो G7 बना है, अगर मैं बात करूँ कि G7, तो ये 1975 की बात है G7। और अगर मैं बात करूं G20 तो ये 1999 की बात है। और G20 का कोई हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट नहीं है, जहां जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है उसके पास ही होता है। G7 के ये मेंबर्स हैं जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान। G8 रशिया ऐड हो जाता है। और ये 8 मेंबर्स, और उसके अलावा ये आप मेंबर्स देखिए 12। तो 12 और 8 कितने हो गए? 20, जिसमें टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ये आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये क्लियर है, इंडोनेशिया है,
इंडिया भी मेंबर है। तो ये टोटल आपका क्या है जी, G20। फोटो लेनी है तो फोटो भी ले सकते हो आप। 1975 में G7 बनता है, 1999 में G20 की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है ये बात। अब देखिए ग्रोथ एस्पेक्ट्स, जो ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं कि कैसे क्या हुआ वो उन पर डिस्कस करते हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में ओवरऑल। सेकंड, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स। ये बड़ा बहुत बार आपने ये चीज सुनी होगी। व्हाट इज पीपीपी? दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। मान लीजिए $1 इंडिया में 80 रुपए का है। एक हमने चीज मान ली 80 रुपए का $1 है। अब देखिए एक मैंने बास्केट है, एक बास्केट है, ये यूएस में है और ये जनरली इंडिया में है। एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज इसको ऐसे मत मान लेना। यूएस में मान लो जो ये बास्केट है, गुड्स की बास्केट है, मान लो इसमें अब शादियों में हम फल लेके जाते हैं ना, लड़के वालों के लिए या कुछ भी, या लड़के वाले लड़की वालों के लिए फल की एक टोकरी लेके आते हैं, तो वो बास्केट मान लीजिए। अब वो बास्केट जब यूएस में खरीदने गए शादी वाले लोग, तो उन्होंने वो बास्केट खरीदी $2 में। $2 में उनको वो बास्केट मिल जाती है। जब इंडिया वाले लोग उसको खरीदने गए शादी के लिए, तो भाई इंडिया में वो कहते कि ये बास्केट आपको मिलेगी 140 रुपए की। जब हमने कैलकुलेट किया, हमने बाहर वाले बंदों को, यूएस वालों को फ़ोन लगाया कि भाई कितने की मिली है ये बास्केट, तो उन्होंने बोला $2। हमारे वालों ने बोला हमने तो 140 में खरीदी है। अब $2 इंडिया का कितने रुपए बन गए? 160। तो मतलब इंडिया में वो चीज़ हमें कितने की मिली? 140। तो इंडिया की जो परचेजिंग पावर है, पैरिटी है, अगर हम कंपेयर करें तो वो कम है, क्योंकि इंडिया अभी 20 रुपए की चीज़ें और खरीद सकता है। इंडिया के जिनके पास 20 रुपए बच गए, ठीक है जी, तो सिगरेट वगैरह थोड़ी सी महंगी होगी तो 20 रुपए की सिगरेट भी ले लेंगे एक साथ में। ऐसे ही जनरली मजाक कर रहा हूँ। तो इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हुई कि उतने पैसों में इंडिया ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकता है। तो इसको बोलते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। हालांकि ये एग्जाम्पल मैंने यूएस के साथ दी है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट रैंक है ना, सब पहले पे यूएस और चाइना ही आते हैं, 3rd फिर इंडिया आता है। किसी और कंट्री के साथ एग्जांपल लेके समझाता तो आपको इजीली मतलब ये भी अभी समझ आ गया होगा, बट और कंट्री की एग्जांपल लेके समझाता तो समझ आ जाता। इंडिया 3rd लार्जेस्ट है इकोनॉमी है इन पीपीपी, अगर हम बात करें पीपीपी टर्म्स। यूएस से इंडिया से आगे है, बट मैंने ये एग्जाम्पल देके आपको समझाया ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। चलिए जी नेक्स्ट। इंक्रीज इन साइज फ्रॉम बीइंग 10th to 5th लार्जेस्ट इन लास्ट 9 ईयर्स, जो हमने पहले भी बात की है कि पिछले 9 सालों में इंडिया 10 में से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अब ये देखिए जी, फर्दर सिंप्लीफाइंग पर्सनल इनकम टैक्स। ये बड़ा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि सर ये क्या कर दिया। अब पहली चीज़ तो जो इनकम लिमिट है, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, इंक्रीज कर दिया 5 लाख से 7 लाख इन न्यू रिजीम, कि 5 लाख से 7 लाख तक आपको क्या करना है भाई। मतलब पहले 5 लाख होता था कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, अब वो कितना कर दिया 7 लाख, कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसको कंफ्यूजिंग क्या है बच्चों के लिए कि सर एक तरफ से ये इन्होंने स्लैब दी है, एक हमें ये नहीं समझ रहा कि ये क्या चीज़ है। अब मान लो अब 7 लाख तक तो हम कहते हैं कि भाई आपको कोई टैक्स नहीं है, आपकी सैलरी 7 लाख से ज़्यादा है, तब तो आप टैक्स स्लैब में आ गए। अब आप कहोगे, अब मान लो किसी की सैलरी है 10 लाख, 10 लाख किसी की सैलरी है। अब मैं अगर बात करूं कि 0 से 3 लाख, 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है, जीरो टैक्स। 3 से 6 लाख, 3 से 6 लाख कितने लाख हुआ? 3 लाख हुआ। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 लाख हुआ। इनके ऊपर कितना टैक्स है? 5%। तो 3 लाख का 5% 15,000। उसके बाद 6 से 9, ये भी 3 लाख हुआ। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 6 से 9 वाली ब्रैकेट में कितने % टैक्स है? 10%। तो 3 लाख का 10% 30,000। उसके बाद आइए 9 से 12, बट उसकी सैलरी है 10 लाख, तो हम क्या लेंगे? 9 से 10 सिर्फ 1 लाख। अगर तो 9 उसकी सैलरी 12 लाख होती, फिर हम 3 लेते कि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, बट उसकी सैलरी है 10 लाख, तो 9 से हम क्या लेंगे? 9 से 10 मतलब 1 लाख। इसके ऊपर टैक्स कितना है? 15%। 1 लाख पे 15%, 3 लाख पे क्या होता? 45,000। 1 लाख पे कितना होगा? 15,000। तो 9 से 10 के बीच में उसके ऊपर 15,000 और टैक्स लगेगा। उसका टोटल टैक्स कितना हो गया जी? 60,000।
तो ये उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझिए, अगर तो उसकी सैलरी है 7 लाख तब तो उसको वो नहीं देना टैक्स। अगर जैसे ही 7 लाख से उसकी सैलरी बढ़ी तो ये वो स्लैब्स के अंदर वो चीज़ कवर हो जाएगी, इन स्लैब्स के अंदर वो बंदा कवर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि ये 5% जो बात हो रही है, तो ये देखिए आप लोग कि ये 5% में 15,000 बन गया, 10% में ये उसका 30,000 बन गया, और 15,000 वाली स्लैब में उसका ये 15,000 बन गया। तो ऐसे टोटल उसका कितना बन गया टैक्स? 60,000। तो ये यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या होता है, कैसे होती हैं चीज़ें। तो ये न्यू टैक्स रेजीम है, आप देख सकते हो, सिंप्लीफाइंग कर दिया पर्सनल इनकम टैक्स को, तो वो ये सारा डाटा है आपके सामने। अब इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो कहाँ से आता है? सबसे पहली चीज़ लायबिलिटीज़, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। तो वो पैसा आता है इंडिया के पास 34%, जो बोरोइंग है या कुछ भी है। उसके बाद इनका, ये देखो एग्जामिनर आपको ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकता है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब आप कहोगे सर ये क्या है? एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है बताइए इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, क्रोनोलॉजी में सेट करिए। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 34%, इनकम टैक्स 15%, ये और ये दोनों सेम, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स 15% सॉरी। इससे पहले भी एक क्या चीज़ आएगी? जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 17%। उसके बाद आपका आएगा जी यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%। देन आएगा आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स एंड कस्टम 4%। तो ये आप ऑर्डर में इसको प्लीज़ फोटो लेके क्लिक करके, कुछ भी इसकी पीडीएफ भी होपफुली आपको सेंड कर दी जाएगी, आप इसको फोटो लेके रख सकते हैं और आप खुद ऑर्डर में सेट कर सकते हैं कि कौन सा टैक्स क्या क्या होता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ऐसे कैपिटल रिसीट्स तो आपको पता लग गया ना, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आ रहा है बट वो हमारे ऊपर कर्जा नहीं है। तो भाई ऐसा क्या होगा? हमारे पास लंबे समय के लिए पैसा आ रहा है जो हमारे पे कर्जा नहीं है, तो ऐसा क्या होगा? ऐसा होगा सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने अपना पैसा कुछ बेच दिया। तो ऐसी चीज़ें वो ये बात कर रहा है कि ऐसे नॉन डेट कैपिटल रिसीट सरकार के पास कितना आता है? 2%। पैसा जाता कहाँ है उसके ऊपर देखिए। जब आपने बाहर से इतना पैसा ले रखा है, बोरोइंग ले रखी है, ठीक है जी, तो आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो भाई इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 20%। उसके बाद आइए स्टेट शेयर्स, जो राज्यों को शेयर दिया जाता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, वो 18%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो सरकार की स्कीम्स हैं, 17%। उसके बाद जो आपका ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%, फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफर्स 9%, अदर एक्सपेंडिचर 8%, पेंशन 4%, डिफेंस 8% और सब्सिडीज़ 7%। तो ये सरकार का जो पैसा है जो जाता है परसेंटेज वाइज, तो दोनों को पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्रोनोलॉजी में, कि कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है। क्रोनोलॉजी एक आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे है। डेफिसिट ट्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए जी, इसको समझने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए हम दोबारा पीछे चलते हैं कि ये डेफिसिट होते क्या हैं। यहां पे आइए, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या चीज होती है, अब यहां पे रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का मैंने आपको क्या बताया था, जो सरकार स्कूल की रिपेयर, कॉलेज की रिपेयर, ऐसा सरकार खर्चा कर रही है। और शॉर्ट टर्म के लिए जो मतलब सरकार एक साल में खर्चा कर रही है और एक साल के अंदर सरकार को जो पैसा आ रहा है टैक्स और नॉन टैक्स से, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दोगे, जो आएगा आपका वो क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल की बात नहीं कर रहा इसमें, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं हो रही। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट, क्योंकि ये चीज़ हम यहीं समझ सकते हैं।
दूसरी बात, एक बड़ा ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कि भाई बताओ भाई फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है 50 रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है 100 रुपए, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया? 150 रुपए। इसमें से हमने क्या माइनस करना है? इसमें से हमने माइनस करना है रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। मतलब एक ब्रैकेट यहां बनेगी, टोटल एक्सपेंड, यहां थोड़ी सी ना जगह कम है, चलो ये थोड़ा सा खाली है। फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन है कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें से क्या माइनस करना है हमने? हमारा जो टोटल मतलब जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। अब मान लो रेवेन्यू रिसीट्स मतलब जो सरकार एक साल में पैसा कमा रही है, रेवेन्यू रिसीट्स कहां से आ रहे थे हमारे पास? टैक्स और नॉन टैक्स। ये मान लो हमारे पास आ रहा है 50 रुपए, जैसे हमने टोटल एक्सपेंडिचर माना 150, तो टैक्स और नॉन टैक्स के पास से जो सरकार के पास आ रहा है वो पैसा 50 है, और उसके बाद इस 50 में हमने ऐड करना है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। मैंने अभी, आप यहाँ चलो ज़्यादा हो जाएगा, मैंने अभी आपको बोला कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं कि लंबे समय के लिए सरकार के पास जो पैसा आ रहा है बट सरकार ने वो बोरोइंग नहीं ली, कर्जा नहीं है सरकार के ऊपर, वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं। नॉन डेट, डेट नहीं है, कर्जा नहीं है, बट लंबे समय के लिए पैसा आ रहा है। मान लो उसमें क्या आ सकता है आपका? डिसइन्वेस्टमेंट आ सकती है, सरकार ने कुछ अपना बेचा होगा, सरकार के ऊपर कर्जा तो कोई नहीं है ना। तो ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो हैं, मान लो मतलब इसमें बोरोइंग माइनस करी है मैंने, बोरोइंग को मैंने नहीं लिया। कभी भी फिस्कल डेफिसिट की आपको वो आएगी ना, डेफिनेशन आएगी, तो वो बोरोइंग की बात जरूर करेगा कि बोरोइंग को माइनस करना है इसमें से। तो यहां पे मैंने नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कितनी है जो हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, वो मान लो 30 रुपए है, मतलब जो सरकार को पैसा आ रहा है। तो ये 150 माइनस कितना हो गया? 80, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 70 रुपए हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है। या इसको मैं दूसरी तरह कैसे लिख सकता हूं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस कर दो, और बाद में मैं एक बात लिखूंगा कि माइनस बोरोइंग, बोरोइंग को भी माइनस करो, जो सरकार ने बोरो किया पैसा। बात सेम ही है, बात वो सेम ही होती है, इसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है जी, आप लोगों को क्या देख के आना है कि प्राइम, ये मैंने आपको समझा दिया, आपको देख के आना है व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है ये चीज आप सर्च करके आओगे। और हाँ, अगर वो बोले कि बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट में तो एक सिंपल बात है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, कोई बोरोइंग नहीं माइनस करनी, कुछ नहीं, बेसिक सारा पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू माइनस कर दो, वो बजट डेफिसिट आ जाएगा। आपको मैंने देखने के लिए बोला है प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट की कुछ बात होगी, वो ध्यान रखना। अब 7 बजट की जो प्रायोरिटीज हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट माइल तक रीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग पोटेंशियल, ये सारा कुछ सप्तऋषि, अगर मैं बात करूं सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। देखते हैं इसमें सरकार ने क्या क्या किया है, इनको डिस्कस करते हैं। ये सरकार की प्रायोरिटीज हैं जो सरकार ने इस अमृत काल में अपनी प्रायोरिटीज चुनी है 75 से 100 साल में। ठीक है जी, तो ये 7 प्रायोरिटीज सरकार की, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए जी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हर बंदे की डेवलपमेंट, इसको डिस्कस करते हैं। विजन अमृत काल के क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ये विजन है।
सरकार ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें सबसे पहले कि हर बंदे का विकास, तो एक आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम चलाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये एक हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है। किसको बढ़ावा देने के लिए जी? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का जो मतलब होता है, हॉर्टस का मतलब गार्डन और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, तो गार्डन कल्टीवेशन मैं इसको कह सकता हूं। तो यहां पे जैसे आप देख रहे होंगे कि फूल आपको दिख रहे हैं, ठीक है जी, तो फूल किसका पार्ट है? हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है। हॉर्टिकल्चर के अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला अगर मैं बात करूं ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी कल्चर का मतलब कि स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स। सेकंड आता है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की स्टडी को पोमोलॉजी कहा जाता है। तीसरा आता है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की स्टडी को हम क्या फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं जी? आपका फ्लोरिकल्चर। तो जनरली ये आपका हॉर्टिकल्चर के 3 चीजें पार्ट होती हैं। तो ऐसे ही सरकार ने एक आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम चलाया है, ठीक है जी, क्लीन प्लांट प्रोग्राम की, जिसमें हम प्लांट्स को भी उगाया करें और इनको सेल आउट किया करें और इंडियन इकोनॉमी इसके ऊपर भी फोकस करना शुरू करें। आत्मनिर्भर, ठीक है जी, खुद पे निर्भरता चाहिए, कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है जी। एग्रीकल्चर सेक्टर को 186 लाख करोड़ दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2022। एग्रीकल्चर एसेलरेटर फंड टू एनकरेज स्टार्टअप इन रूरल एरियाज, एक एग्रीकल्चरल एसेलरेटर फंड बनाया गया है। किसके लिए? कि जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को लेके वो कर सकें। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम बूस्ट किसको किया है? वैल्यू ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 लाख करोड़ क्रेडिट दिया गया है फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी सेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशिंग सेक्टर, आपको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री में या जो पशुपालन में इंडिया का रैंक बहुत ऊपर है, ठीक है जी, मतलब पहले पे हम बात कर सकते हैं। और मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया दुनिया का पहला रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में। और एक्वाकल्चर की बात करें तो सेकंड रैंक है चाइना के बाद, ठीक है जी। ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर, ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए है? फिशरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मतलब जो ये मछली पालन, ये इसको हिंदी में मत्स्य कहते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी फिशरी सेक्टर के लिए सरकार की स्कीम है। सपोर्ट टू मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, मिलेट्स के लिए इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है, बोला गया है श्री अन्ना। क्या बोला गया है जी? श्री अन्ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, इसको बोला गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना। क्या बोला गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना विल बी सपोर्टेड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एट द ग्लोबल लेवल। कि कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो हैदराबाद है, ये काम करेगा कि कैसे ग्लोबल लेवल पे इंडिया मिलेट्स में अपना एक नाम बनाएगा, ठीक है जी, कैसे इंडिया ऊपर जाएगा। तो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्ना भी बोला गया है। मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ये डाटा आप देख सकते हो कि लास्ट कितने लाख करोड़ का सरकार ने पैसा दिया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में। ये डाटा ना एक्चुअली जो लोग जनरली पीसीएस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये डाटा ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम्स में मेंस के एग्जाम होते हैं तो लिखना होता है कुछ, तो वो वहाँ पे ये चीज़ें सारी कोट कर सकते हैं कि ये डाटा है, ये फिगर बना सकते हैं कि इतना इतना पैसा दिया गया। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की हम बात करें तो इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप देखो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर हम ये देखें तो ये आपको शो हो रहा होगा कि 310 मिलियन टन के पास ये चीज़ पहुंच चुकी है, ठीक है जी। पहले ये थोड़ा सा कम था, अगर हम बात करें तो अब 320 के आसपास ये चीज़ पहुंच चुकी है, 300-320 के पास। तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट इंक्रीज़ कर रही है, वो भी डाटा है और ये भी डाटा है। सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसकी हमने बात करी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या करेगी सरकार। सबसे पहली चीज़ तो देखिए हेल्थ, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए जाएंगे। दूसरा, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च। सिकल सेल एनीमिया मिशन को एलिमिनेट करना, मतलब एक मिशन चलाया गया है कि सिकल सेल को एलिमिनेट करना है। अब बात आ गई कि यार सिकल सेल एनीमिया ये है क्या, व्हाट इज दिस। तो सबसे पहले इसको समझिए
कि ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, मतलब जो आपके पेरेंट्स से आगे बच्चों को हो सकती है, इनहेरिटेड डिजीज है। इस डिजीज के अंदर होता क्या है, सबसे पहली चीज, इनहेरिटेड एक तरह से ब्लड डिजीज है। कौन सी डिजीज है जी? ब्लड डिजीज। हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर एक हेमोग्लोबिन नाम की एक चीज होती है, आपने सुना होगा हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन। ये जनरली जो हेमोग्लोबिन है ये आपके सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, क्या प्रोवाइड करते हैं? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं आरबीसी में, आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका मेजर काम क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। किसको? सेल्स को। ऑक्सीजन प्रोवाइड करना सेल्स को। तो होता क्या है, इस डिजीज की वजह से, सिकल सेल डिजीज की वजह से जो हेमोग्लोबिन होता है इसकी जो शेप होती है वो जनरली ऐसे होती है, स्फेरिकल शेप में होता है। तो इस डिजीज की वजह से जो इसकी ये शेप है ये ऐसे सिक्कल की तरह ऐसी शेप में ये बन जाते हैं, जिनकी वजह से ये अपने अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड नहीं कैरी कर पाते और इंसान को ये डिजीज़ हो जाती है। मतलब जो उसके सेल्स हैं वो सिक्कल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी लीवर की डिजीज़, किडनी की डिजीज़ आप कह सकते हो, लंग्स की डिजीज़, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ इंसान को हो जाती हैं। और मोस्टली ये डिजीज़ कहाँ देखने को मिल रही है? ट्राइबल पॉपुलेशन में। कहाँ पे हम इसको देख रहे हैं? ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादातर ये डिजीज़ है। और एक बात आपको और बता दूं, सिर्फ इंडिया में इसके 1.5 लाख पेशेंट हैं। इंडिया में ही, इंडिया में 1.5 लाख पेशेंट हैं और एशिया में 88% पेशेंट सिकल सेल एनीमिया के इंडिया में पाए जाते हैं। 88% पूरे एशिया में सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट इंडिया में पाए जाते हैं और इनहेरिटेड ब्लड डिजीज़ है। तो सरकार ने अभी इसके लिए इनिशिएटिव लिया है कि इसको एलिमिनेट करना है। क्लियर है ये चीज़ें? थोड़ा मैंने आपको डाटा भी बताया और ये मैंने डिजीज़ भी समझाई कि ये क्या होती है। आगे सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए कुछ मिशन लॉन्च किए हैं और ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को एनकरेज करना है थ्रू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लैब्स के थ्रू। इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, बड़ा ज़रूरी है भाई। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप यहाँ देख सकते हो 1.4, 2.1 और यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर 2.8 से 2.9 कर दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात कर रहा है ब्लू बॉक्स और ये फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात कर रहा है रेड बॉक्स। तो 2019 में हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट थी 1.4, अभी कितनी है जी? 2.1। 2.1 किसका? जीडीपी का। टोटल जीडीपी होगी उसका 2.1 और एजुकेशन पे 2.8। जितना आज की डेट में इंडिया R&D पे बड़ा कम पैसा यूज़ करता है। R&D पे जितना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतनी इंडिया में इनोवेशन होगी। अब R&D क्या है? एजुकेशन में भी तो एक R&D है। लैब्स में पैसा लगाओगे, सब कुछ करोगे तो नई इनोवेशंस भी तो दुनिया लेवल पे होंगी। तो R&D पे हमें ज़्यादा पैसा खर्चना चाहिए और वो हमारे लिए ज़रूरी है। एजुकेशन और स्किलिंग की बात करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग्स को रिवैम्प किया जाए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, ठीक है, चिल्ड्रन और अडोलसेंट्स के लिए। स्टेट्स एनकरेज करेगी फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल। पंचायत और वार्ड लेवल पे फिजिकल लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश करी जाएंगी, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स के लिए बनाई जाएंगी। ये लर्निंग लॉस जो होता है बच्चों का, उसमें ये चीज़ हेल्प करेगी। इट रिक्रूट्स 38,000 टीचर्स ओवर नेक्स्ट ईयर्स। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर क्या टारगेट है कि 38 टीचर्स को रिक्रूट करना है अगले 3 सालों में। और रीजनल लैंग्वेजेस में ये बातें बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है तो सिर्फ हिंदी में चलेगा, ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश में। तो रीजनल लैंग्वेज का भी इस लाइब्रेरी में यूज़ होगा। डिजिटल लाइब्रेरी है भाई, फिजिकल नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी है, ताकि बच्चों का जो लर्निंग लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया जाए कहीं ना कहीं। अब देखिए एक नई चीज़, मतलब जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे अचीवमेंट होगी, कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव करें भाई हम। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस देने हैं टू रूरल हाउस होल्ड्स। 9 करोड़
हर बंदे को साफ पानी मिलेगा पीने के लिए। अब यार उसको बीमारी नहीं होगी तो भाई वो पढ़ तो पाएगा, स्कूल तो जा पाएगा। तो ये भी चीज़, अब आप कहो यार पानी देने से कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रही है? पानी भाई, साफ पानी देने से वो डिजीज़ से बच रहा है, और डिजीज़ से बच रहा है तो वो स्कूल में जाके पढ़ रहा है, एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, एजुकेशन पढ़ रहा है, उसका ब्रेन चल रहा है और वो कुछ आगे कमा रहा है और अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए दे रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है। कि सभी चीज़ें एक चीज़ है। अब एक पानी का क्या ज़रूरत है, तो ये उसकी ज़रूरत है। कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री किसान स्कीम। प्रधानमंत्री किसान स्कीम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली ये चीज़ है कि प्रधानमंत्री जो किसान स्कीम है, हमने पीछे पढ़ा था ना, डाटा दोबारा आया है, 2019 में सरकार ने इसको लॉन्च किया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? भाई एक ऐसी स्कीम जिसमें सारा का सारा फंडिंग सेंटर करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दूसरी एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ध्यान से सुनना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब पैसा सेंटर और स्टेट दोनों लगा रहे हैं। सेंट्रल सेक्टर का स्कीम पैसा सेंटर लगा रहा है, सारा का सारा पैसा। और इस स्कीम के अंदर 6,000 ईयरली पर ईयर देना है, ठीक है जी, और इंस्टॉलमेंट्स में देना है 2-2 हज़ार, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6,000 रुपया टोटल देना है इस स्कीम के अंदर किसानों को। अब जब ये स्कीम आई थी, जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हुई 2019 में, सरकार ने बोला कि भाई सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को पैसा दिया जाएगा। अब बच्चों को यही नहीं पता लग रहा कि यार स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कौन से हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में आते हैं। अब सरकार ने बोल दिया कि ये सभी वर्ग के फार्मर्स को दिया जाएगा। स्मॉल है, मार्जिनल है, मीडियम है, सेमी मीडियम है, लार्ज है, कोई भी है, सबको ये चीज़ दी जाएगी। क्लियर है ये बात? तो ये अब सभी फार्मर्स के लिए है, सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए नहीं है। सरकार ने इंश्योरेंस कवर किया 44.6 करोड़ पर्सन अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब आप इस स्कीम्स, जो ये दोनों स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पहली बात तो ये कि ये दोनों ही स्कीम्स 2015 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। मैं सबसे पहले आता हूं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा, यार किसी भी बंदे की सुरक्षा। इस स्कीम के अंदर जो एलिजिबल हैं वो 18 से 70 साल तक लोग एलिजिबल हैं, और इसमें 12 रुपये पर एनम आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। 12 रुपये पर एनम आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। 18 से लेके 70 साल तक के लोग इसमें एलिजिबल हैं। इस स्कीम के अंदर कल को अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी, और अगर डिसेबिलिटी, कोई आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी आ जाती है तो आपको 1 लाख तक की इंश्योरेंस मिलेगी इस स्कीम के अंदर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अंदर आपको ये 18 से 50 साल के लोगों के लिए है, 18 से 50 साल के लोगों के लिए ये स्कीम है, और इसके अंदर आपको 330 रुपया देना है ईयरली पर एनम, और इसके बाद भी अगर डेथ होती है तो 2 लाख और डिसेबिलिटी में 1 लाख रुपया। ये दोनों स्कीम्स ऐसी हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट ने चलाई थी 2015 में, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। दोनों में कुछ अलग अलग हैं, ईयर का और पैसों का फ़र्क है। आगे जनधन अकाउंट्स आपने सुने होंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे होती है? अगर हर बंदे का बैंक में अकाउंट होगा, वो उसके पैसा सरकार डालेगी, सीधा अकाउंट में जाएगा। तो सरकार जनधन अकाउंट्स के अंदर, जनधन योजना के अंदर बैंक अकाउंट्स खोल रही है, वो डाटा है। उसके बाद सरकार ने लोगों को वैक्सीनेशन लगाई, एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किए अंडर उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला जो स्कीम है सरकार की, ये 2016 में सरकार ने स्कीम को लॉन्च किया था। इंडोर एयर पॉल्यूशन, WHO ने बोला कि इंडोर एयर पोल्यूशन से लोगों को निमोनिया, ठीक है जी, लोगों को, लेडीज़ को स्ट्रोक्स आते हैं, ठीक है जी, जो हार्ट के स्ट्रोक्स आते हैं, वो सारा इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। क्योंकि घर पे आप ट्रेडिशनल तरीके से वुड का यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा पोल्यूटिंग होता है, तो वो सारा स्मोक आपके अंदर जाता है, तो बहुत सारी डिजीज़ लगती हैं। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लिया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में कि LPG सिलेंडर बांटे जाएंगे गरीब फैमिलीज़ को, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को, जिसके अंदर कि क्या है, वो सेफ़
मतलब आप कह सकते हो कि सेफ एनर्जी का वो यूज़ कर सकेंगी, जिससे उनको उनकी बॉडी को कोई डिजीज़ नहीं होंगी। और ये सरकार की स्कीम थी। तो 9.6 करोड़ सिलेंडर्स इसके अंडर उन्होंने बांट चुके हैं। और स्वच्छता भारत मिशन के अंदर वो 11.7 करोड़ अपने टॉयलेट्स बना चुके हैं। तो ये था कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट सरकार करने जा रही है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ये देख सकते हो आप कि कितना कितना है। देखो बहुत सारे बच्चों को, ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि सर जीडीपी क्या है। वो बोलते हैं सर जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी वाले बोलते हैं सर सकल घरेलू उत्पाद। भाई ये तो फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं कि जीडीपी की डेफिनेशन, आपकी इकोनॉमी में जो भी चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो गुड्स हैं या वो सर्विसेज हैं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे वो ये मार्कर है या वो एक कोई भी एक रिमोट है, ये गुड्स हैं, इनकी जो प्रोडक्शन हो रही है, इनकी मॉनिटरी वैल्यू, पैसे में कीमत, उसको जीडीपी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई? जीडीपी कहते हैं उसको। छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट ईयर हरियाणा HCS ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, कहता व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। HCS में क्वेश्चन पूछा, हरियाणा HCS, जीडीपी डिफ्लेटर। चलो मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। अब आप देख के आना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अदरवाइज आप ब्राइट की ऐप पे या कहीं भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐप पे इकोनॉमी का लेक्चर है, वहाँ पे आप ये चीज़ जाके देख सकते हो, आपको समझ लगेगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 4 साल में वो बोले हैं कि सबसे कम रहा है जी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ये आप देख सकते हो 7.2 दे रखा है यहाँ पे, और ग्रोथ का उधर है चार्ट। रीचिंग द लास्ट माइल, एक हमारा टारगेट आपने पढ़ा होगा जब इंक्लूसिव ग्रोथ हम पढ़ रहे थे, तो एक था रीचिंग द लास्ट माइल, आखिरी वर्ग तक हमने पहुंचना है। तो भाई आखिरी वर्ग इंडिया का क्या है? ट्राइबल्स, जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTGs, ये एक ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो ट्राइबल के अंदर भी पिछड़े हुए हैं, मतलब जो एक तो ट्राइबल हो गए, एक उनके अंदर भी ट्राइबल्स हैं जो उनसे भी पिछड़े हुए हैं। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनके लिए सरकार ने डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया है। सरकार ने बोला कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन के लिए इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका। कहाँ के लिए? कर्नाटका के लिए। सरकार ने बोला है 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य, ये भी ट्राइबल स्कूल्स होते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन पढ़ सके। भारत SHRI टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, उनको डिजिटाइज करना है ताकि लोगों को पता लगे कि क्या था पहले, ठीक है जी, और कैसे सारी चीज़ें बनी हैं। अब PVTGs के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते क्या हैं। 1973 में एक देवार कमीशन आया था जिसने ये PVTGs ग्रुप को क्रिएट किया। उन्होंने बोला कि एक ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ट्राइबल्स के अंदर भी बिल्कुल ही कम डेवलप्ड हैं, लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको रीनेम कर दिया, PTG से PVTGs कर दिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और 1975 में ये देखो आप, इतने इतने ग्रुप्स थे। तो अभी टोटल ये 75 PVTG ग्रुप्स हैं इंडिया में, और मैक्सिमम ओडिशा में पड़ते हैं। कहाँ पे? मैक्सिमम ओडिशा में, ठीक है जी, वो आप नीचे आपको दिख जाएगा मिला हुआ। 75 PVTGs ग्रुप हैं टोटल, और हाईएस्ट नंबर कहाँ पे हैं जी? ओडिशा में। हाईएस्ट नंबर कहाँ पे पाए जाते हैं? ओडिशा। जो ये मिशन है, इनकी कंडीशंस को इंप्रूव करना है। सरकार ने जो मिशन लिया है कि PVTGs की कंडीशंस को इंप्रूव करेंगे। उसके बाद 15,000 करोड़ दिया जाएगा अवेलेबल ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इन मिशंस के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा एक सप्तऋषि में एक बात है। इंसेंटिव्स दिए जाएंगे टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब ऐसी जगह सरकार इंसेंटिव्स देगी इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो जिनकी, और इनके मल्टीपलर इम्पैक्ट हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ बना दी उसका एक ही इम्पैक्ट है, मल्टीपलर इम्पैक्ट। अब भाई यार ऐसे कैसे होगा? यार स्कूल बनाओ, स्कूल बनाने से क्या हो रहा है? मल्टीपलर इम्पैक्ट आ रहा है। बच्चे को एजुकेशन मिल रही है, बच्चे को एजुकेशन मिल रही है, वो कुछ इनोवेशन कर रहा है, कोई नई चीज़ बना रहा है। दूसरा, वो कोई नई चीज़ बना रहा है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है इंडिया में से, तो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करिए आप, प्रोडक्टिव कैपेसिटी यहाँ से निकले।
तो राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, वो जो मैंने बात बोली वो यही है, मल्टीप्लर इम्पैक्ट तभी पड़ेगा। इंक्रीज कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब बात है कि सर व्हाट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट? कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई? लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जिसके जो एक एसेट क्रिएटिंग हो। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी वहाँ से हमें कुछ एसेट ही नहीं आ ररहा, ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से वो इंडिया के लिए एक एसेट बन जाए। तो इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसका 33.4% से जिसको 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। Continuation of 50-year interest-free loan to states government to incentivize infrastructure investment। ये डाटा है कि क्या क्या सरकार करे जिसके अंदर वो अपना काम कर सके कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी, ये आप सारा देख सकते हो। सरकार को एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में एस्टैब्लिश करना चाहिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में उनको क्या करना चाहिए के लिए करना चाहिए ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट ही आपको आगे आने वाले समय में एसेट क्रिएट करके देगी और वही इंडिया की ग्रोथ में हेल्पफुल होगी चीज़ें। ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर ट्रेंड देखें तो बड़ा ज़्यादा भाई इस बार बढ़ा है। 2023-24 के बजट में ये 3.7 बढ़ गया है, मतलब 13.7 अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रांट इन एड। अब आप बोलोगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंडिचर मैंने पढ़ाया था, चाहे वो ग्रांट इन एड हो फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स को बनाने के। अब कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? एक ऐसी चीज़ें जिनसे आगे चीज़ें तैयार हों। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा और बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हाइक हुआ है 33%, 10 लाख करोड़ तक चला गया है ये, मतलब 33% इसमें बढ़ोतरी हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ है, तो आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.3% है इंडियन जीडीपी का। कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ प्रोवाइडेड फॉर रेलवे, 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सारे बनाए जाएंगे। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। क्या फ़ायदा है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का? क्या फ़ायदा है? एक गांव से सड़क जा रही है शहर तक, अगर वो सड़क नहीं होगी तो कोई भी बच्चा नहीं जा पाएगा शहर पे। अगर वो सड़क होगी तो वो पढ़ने जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ने जाएगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा ज़िंदगी में, कुछ अपना एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगा ही करेगा, अगर कुछ नहीं करेगा तो ये फ़र्क होता है इन्वेस्टमेंट, ये फ़ायदा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम कहते हैं सड़कें बना के क्या हो जाएगा, सड़कें बना के ये होता है, ठीक है जी। सड़कें बना के बंदा उस लास्ट चीज़ मतलब उस चीज़ तक पहुंच सकता है, ठीक है। सड़कों पे गाड़ियां चलेंगी, बसेज आएंगी गाँव तक, कनेक्टिविटी होगी शहर तक, ठीक है जी। वो सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। हाउसिंग सेक्टर की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है जी, हाइक किया है घर देने यार लोगों को। इंडिया में घर नहीं है लोगों के पास, ये सरकार ने स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। हाउसिंग फॉर ऑल जो सरकार ने टारगेट रखा था 2022 तक। पहले स्कीम थी इंदिरा गांधी के नाम पे स्कीम थी, ठीक है जी, कि जनरली इंदिरा गांधी आवास योजना। फिर बाद में नाम चेंज कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, कि हमने 2022 तक सभी को घर देना है। सरकार क्या करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर मैं अर्बन की बात करूं तो सरकार ने 3 ग्रुप्स को कैटेगराइज किया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स और मिडिल इनकम ग्रुप्स। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो लोग हैं जिनकी सैलरी, अगर मैं बात करूं 3 लाख है फैमिली इनकम, 3 लाख, 6 लाख, 18 लाख, मतलब एनुअली जो फैमिली की इनकम है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 3 लाख, मिडिल इनकम ग्रुप 6 लाख और लो इनकम ग्रुप 6 लाख और मिडिल इनकम ग्रुप 18 साल, पूरी फैमिली की इनकम। तो उनके लिए सरकार ये आवास योजना लेके आई थी कि हम आपको घर देंगे। वो घर हम आपको ऐसे देंगे कि आपको पैसा दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, आप अपने घर बनाइए, जो इंटरेस्ट है उस पर हम आपको सब्सिडीज देंगे। तो ये सरकार की स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना। अनलिशिंग द पोटेंशियल, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, मेजर्स और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या निकलेंगी। सरकार ने बोला मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, 3 स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सेटअप किए जाएं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फायदा क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना काम हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है,
कोई भी ऐसी चीज़ आर्टिफिशियल है, सोच इंसान की तरह रही है। अब मान लो मैंने पिछले 100 सालों का डाटा डाल दिया कंप्यूटर में कि भाई इस साल जब ऐसा था माहौल था तो ऐसा ऐसा बारिश हुई, ऐसे बारिश हुई। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो सारी चीज़ों को जज करेगा कि पिछले 100 साल में क्या हुआ है, कि कैसा एटमॉस्फेयर था और क्या बारिश हुई और कब बारिश हुई। हम बता देंगे एग्रीकल्चर वालों को कि भाई ऐसे बारिश होनी है, ऐसा कुछ होगा, ध्यान रखो अपनी फसलों को अब पानी मत देना, बारिश होने वाली है। ये काम होंगे इंडिया में, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी इंट्रोड्यूस, एनेबल असेस टू एनोनिमाइज्ड डाटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड, मतलब विवाद से विश्वास तक, विवाद से विश्वास। ये क्या है? लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर एमएसएमईज, मतलब जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, छोटे मोटे बिजनेस हैं, उनके लिए जो लॉज हैं वो ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा सख्त या स्ट्रिंजेंट ना रखा जाए, उनको ईज़ किया जाए, ताकि क्या हो, मतलब उनको और बढ़ोतरी मिल सके और इंडिया में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके। विवाद से विश्वास 2, जो सरकार की स्कीम्स हैं, ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट स्कीम्स, मतलब कि जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको ईजियर किया जाए। फास्टर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, तो उसके लिए ये स्कीम्स हैं। तो इनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, फर्दर इफेक्ट्स क्या हैं, वो ये चीज़ें आपके यहाँ लिखी हुई हैं। ई कोर्ट्स लॉन्च करिए, क्या फ़ायदे होंगे? डिजी लॉकर 100 लैब्स बनाइए फॉर 5G सर्विस बेस्ड, और R&D ग्रांट करिए फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स सेक्टर। तो ये चीज़ें हैं और इनके ये इफ़ेक्ट हैं कि इनको क्या फ़ायदा होगा। ग्रीन ग्रोथ, अगर मैं बात करूं ग्रीन ग्रोथ की, ग्रीन ग्रोथ का मतलब है कि हमने ऐसी ग्रोथ करनी है जिससे एनवायरनमेंट को हम पोल्यूट ना करें। तो PM प्रणम टू बी लॉन्च्ड, इसके अंदर इंसेंटिवाइज किया जाएगा स्टेट्स को, यूटीज को, जिसके लिए यूजेस अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का यूज़ करें। वो PM प्रणम के अंदर इंसेंटिवाइज दिए जाएंगे स्टेट्स, यूटीज को कि आप प्रमोट करिए ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का यूज़ करने के लिए, चाहे वो नॉर्मली आपके काऊ डंग हो या कोई भी हो। 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स लगाए जाएंगे। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट होगी, ठीक है जी। मैनग्रूव प्लांटेशन होगी, ठीक है जी, अलोंग थ्रू कोस्ट लाइन्स, इंडिया की जितना भी कोस्टल एरिया उसके थ्रू मैनग्रूव प्लांटेशन लगाई जाएगी। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंट किया जाएगा वेटलैंड्स को बचाने के लिए। इंडिया में अगर मैं वेटलैंड्स की बात करूं तो टोटल आज की डेट में 75 वेटलैंड्स हैं और मैक्सिमम आपकी तमिलनाडु में है। मैक्सिमम कहाँ पे है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स इंडिया में कहाँ पे हैं? तमिलनाडु। और ये वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया जाता है अंडर रामसर कन्वेंशन, जो 1971 में हुई थी 2 फेब को। अदर इनिशिएटिव्स हैं, वो यहाँ पे आप डाटा देख सकते हो, ठीक है जी, कि कैसे इंडिया ग्रीन ग्रोथ करेगा अपनी। एनर्जी सेक्टर, ₹35,000 करोड़ दिया जाएगा फॉर एनर्जी ट्रांजिशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स। 200+ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएंगे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन लगाया जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ये पढ़ लेना, आपने डाटा पढ़ लेना है। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही पुराना है, नया क्वेश्चन तो कुछ नहीं है इसमें। पंचअमृता, प्लीज आप लोग ये 5 टारगेट्स को रट्टा लगा के रखो कि इंडिया के 5 टारगेट्स क्या हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पूरी दुनिया के लिए अपने इंडिया ने क्या टारगेट रखे हैं कि कैसे इंडिया काम करेगा, वो पंचअमृता आपके पास याद होने चाहिए आप लोगों को। अमृत पीढ़ी, यूथ पावर की बात करें, यूथ पावर बड़ी ज़रूरी है भाई। यूथ पावर नहीं होगा तो इंडिया ग्रोथ नहीं करेगा। अब जापान का देख लो कि स्टैग्नेंट हो गई है ग्रोथ, क्यों? क्योंकि यूथ पावर ही नहीं है, ठीक है जी। तो यूथ पावर, ठीक है जी, यही वो पावर है जो काम करती है, सारा काम करती है। अगर आपके पास और बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो काम कौन करेगा, डेवलपमेंट कैसे होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च किया गया, जिसके अंदर नए कोर्सेज दिए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। बच्चों को कौशल विकास करना है उनका। मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल्स, जहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI टैग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ऐसा सरकार ने कुछ करना है, ठीक है जी, कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI टैग, कि हर डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के लिए फेमस हो, उसका नाम हो, उनको GI टैग दिए जाएं अलग अलग उनको। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर यूथ पावर के अंदर ही, ये अमृत पीढ़ी के अंदर ही ये सारी चीज़ें होंगी। टूरिज्म प्रमोट होगा और आपका ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI टैग, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ये सारे उसी के अंदर ही चीज़ें ये सारी कवर होंगी। यूथ के ऊपर जो सरकार का फोकस है, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स सेट किए जाएंगे, प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट
टू 47 लाख यूथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाएंगे उनके अकाउंट में जनरली। तो ऐसे सरकार यूथ के ऊपर फोकस करेगी, ठीक है जी, कि कैसे वो काम किया जा सकता है, कैसे वो काम किया जा सकता है, कि कैसे यूथ के ऊपर फोकस किया जाए। एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई की डेफिनेशन क्या रहती है। सबसे पहले तो जो एमएसएमई एक्ट आता है, जो एमएसएमई एक्ट आया वो 2006 में आया है, 2006। माइक्रो स्मॉल मीडियम, इन चीजों को हम कैसे जज करते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है तो ये आपका क्या होगा जी, माइक्रो। ये आपका क्या होगा, माइक्रो। और अगर स्मॉल बिजनेस की मैं बात करूं, अगर मैं स्मॉल बिजनेस की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन आपकी आएगी 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ टर्नओवर। 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ आपकी क्या रहेगी, टर्नओवर। और मीडियम में 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर। तो ये डेफिनेशन है, कौन सा माइक्रो कंपनी है, कौन सी स्मॉल कंपनी है, कौन सी मीडियम कंपनी है, तो ये उनकी डेफिनेशन है। तो अभी सरकार ने की क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है कि इनको पैसा दिया जाएगा, ऐसी कंपनीज को 9,000 करोड़ का इन्फ्यूजन इनको दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बाय 1 परसेंटेज पॉइंट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। स्टेट्स को एक यूनिटी मॉल्स बनाने चाहिए कि भाई हमारा हर स्टेट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाए, कि अपने में स्पेशलिटी लेके आए। कोई भी स्टेट्स, यूपी ने भी ये इनिशिएटिव लिया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए जी क्या सरकार के द्वारा प्रपोज किया गया है। महिला समान बचत पत्रास, जिसके अंदर 1 टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है ये एक, फॉर 2 साल पीरियड के लिए, जिसमें डिपॉजिट फैसिलिटी दी जाएगी 2 लाख की वुमेन्स के लिए। बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो है सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम में वो 15 लाख से 30 लाख कर दी है, ठीक है जी, कि वहाँ बच्चे आजकल अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च की कि जो ओल्ड एजेस हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको हम ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे पैसे के ऊपर। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप के अकाउंट में पैसे रखते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो वो लिमिट सरकार ने 15 लाख से 30 लाख कर दी है। उसके बाद जो गिफ्ट सिटी है गुजरात गांधीनगर, वहाँ पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए, इंडिया में बिजनेस एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में सरकार की मतलब काम है कि क्या किया उन्होंने। ये दोबारा से वही सारी बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की है, वो सारा दोबारा कि कैसे सरकार फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही है, वो आप ये देख सकते हो, दोबारा से सारी बातें करी गई हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए स्टेट्स को, ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए खर्च सके, जहां से एसेट क्रिएट हो कोई। विद इन 2023-24 पार्ट ऑफ द लोन इज कंडीशनल ऑन स्टेट इंक्रीजिंग एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड पार्ट्स ऑफ आउटले विल बी लिंक्ड टू स्टेट अंडरटेकिंग। एक तो ये है कि स्टेट्स को लोन दिया जाए, जिससे फायदा क्या होगा, स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा खर्चेंगे, और कंडीशनल लोन हो कि भाई इसी में पैसा खर्चोगे। फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSDP अलाउड फॉर स्टेट्स 0.5 टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, कि उनको इतना का डेफिसिट अलाउ किया जाए कि भाई कोई बात नहीं, अगर इतना डेफिसिट हो भी गया तो दिक्कत नहीं है। फिस्कल कंसोलिडेशन, टारगेट फिस्कल डेफिसिट टू बिलो 4.5% बाय 2025-26। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होती है कि हमने अपने जो डेफिसिट हैं, जो घाटे हैं, उनको कम करना है, मतलब जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, यूनियन गवर्नमेंट ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। क्या कर रही है सरकार? सरकार ने ये टारगेट लिए हैं कि हमने इनको कम करना है। आप देख सकते हो ये बजट बीई का मतलब होता है बजट एस्टीमेट, जो एस्टीमेट लगाया गया है कि हम यहाँ ले आएंगे। ये लाइंस हैं, प्राइमरी डेफिसिट की लाइन ये है,
रेवेन्यू डेफिसिट की लाइन ये है और फिजिकल डेफिसिट की लाइन ये है। तो ऐसे सरकार इन घाटों को कम करके फिजिकल को कंसोलिडेट करेगी, मतलब रेवेन्यू बढ़ाएगी और एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करेगी। मंथली रेवेन्यू कंटिन्यूज टू रिमेन अराउंड 1.5 लाख करोड़। जीएसटी का जो मंथली रेवेन्यू है वो कंटिन्यू रहेगा, रिमेन 1.5 लाख करोड़। 2019 और 2022 में ये आप देख सकते हो, ये डाटा है कि कितना रहा, 2019 में कहाँ था और 2022 में कहाँ है। तो ये सारा डाटाज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है जी, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई ये बताओ जी बजट एस्टीमेट के अंदर 2024 के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट कितना टारगेट किया गया है। अब हमें पता है कि वो कितना है भाई 2.9, प्राइमरी डेफिसिट कितना बोला गया 2.3, फिजिकल डेफिसिट कितना बोला गया 5.9, और मैं ये समझा चुका हूँ कि ये डेफिसिट क्या होते हैं, वो आपको पता है, उसमें दोबारा समझाने वाली बात नहीं है कि ये डेफिसिट क्या होते हैं। इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, आप देख सकते हो सरकार का जो बजट एस्टीमेट है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट्स क्वालिटी इन बैंक्स इंप्रूविंग विद लोअर एनपीए, साथ ही साथ ये देखने को मिला है कि जो एनपीएस हैं वो रिड्यूस हुए हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक लोगों को पैसा देता है, वहाँ से इंटरेस्ट लेता है, अगर कल को इंटरेस्ट आना बंद हो जाए और वो पैसा आना बंद हो जाए तो वो जो बैंक का एसेट था वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो एनपी होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब इसकी डेफिनेशन, बच्चों को इसकी डेफिनेशन ही पता होती। मान लो आज आपका लोन खत्म हो रहा है या कुछ भी, आज आपको पेमेंट देनी है, आप 90 डेज तक अगर वो पैसा नहीं देते तब वो जाके आपका क्या डिक्लेयर होता है, एनपीए। और अगर एग्रीकल्चरल लोन है तो 2 क्रॉप सीजन्स, आपको 2 क्रॉप सीजन और दिए जाएंगे। अगर 2 क्रॉप सीजन आप पैसा नहीं देते तो आपका अमाउंट क्या डिक्लेयर हो जाएगा जी, एनपीए। मतलब आज आपने पैसा देना है और अगले 90 दिन तक वो आपको बोलेंगे कि पैसा दीजिए, उसके बाद वो आपके अमाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और 2 अगर एग्रीकल्चर लोन है तो 2 क्रॉप सीजन्स। अब एक बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि एनपीए के आगे क्या होगा, कोई भी अमाउंट एनपीए हो गया उसके बाद होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब अगले 12 मंथ्स, आज आपका अमाउंट मान लो फेब में, आज फेब की कोई भी डेट है तो आज आपका अमाउंट एनपीए हो गया, अगले साल फेब तक उसको क्या बोला जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। क्या बोला जाएगा जी, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। क्लियर होगी ये चीज़। सब स्टैंडर्ड एसेट्स के बाद उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट 12 मंथ तक, फिर उसको बोला जाएगा आपका रिस्क में जनरली या लॉस एसेट्स हम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद बैंक क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है कि ये एसेट हमारा क्या हो गया है जी, लॉस एसेट हो गया है, अब ये पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है जी, अब ये पैसा हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो एनपीए की भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गए, जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट्स हमने देख लिया। इसके बाद आपको क्या बोलेगा वो, डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स का मतलब कि नेक्स्ट 12 महीने, मतलब 2023 चल रहा है, फेब 2023 से फेब 2024 तक सब स्टैंडर्ड एसेट में रहेगा वो। 2024 फेब से 2025 फेब तक वो आपका डिक्लेयर होगा डाउटफुल एसेट्स। उसके बाद 2025 के बाद उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई ये एसेट अब क्या हो गया, लॉस एसेट्स। तो ये डेफिनेशंस होती है एनपीए को फर्दर कैटेगराइज, एनपीए की फर्दर कैटेगराइजेशन है। तो एनपीए रिड्यूस हुए हैं, 5.0 रहा है सितंबर 2022 में। सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर कवर 9 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स। हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, डॉलर है या कुछ भी है, कि हम 9 मंथ का इंपोर्ट कवर कर सकते हैं उसके साथ। ये डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा। होलसेल प्राइसिंग कवरिंग टू रिटेल प्राइसेस, ये डाटाज हैं। ठीक है जी, ये ज़्यादा एग्जामिनर आपको नहीं पूछता। ठीक है जी, ये लिखने के काम आते हैं पेपरों में, मेंस के पेपर्स में। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महंगी हुई हैं बजट के आने से। सबसे पहली चीज़, टैक्सेस ऑन सिगरेट हाइक्ड बाय 16%, बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कंपाउंडेड रबर इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 10%, बेसिक कस्टम ड्यूटी हाइक हुई है आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड बार्स, जो गोल्ड बार से आर्टिकल बने उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज गई है। कस्टम ड्यूटी ऑन किचन इलेक्ट्रिक चिमनी इंक्रीज टू 15% फ्रॉम 7.5%, ये इंक्रीज हुआ है। और सरकार के कुछ इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स हैं कि ग्रीन मोबिलिटी,
टू एग्जेम्प्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस। ग्रीन मोबिलिटी के लिए सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल दी है कि जो ग्रीन व्हीकल्स होंगे उनके लिए टू एग्जेम्प्ट किया जाएगा उनको एक्साइज ड्यूटी जो जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस पे लगती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के लिए है यह डाटा। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स कुछ और भी हैं कि सरकार ने कौन कौन से टैक्स प्रपोजल्स दिए हैं, जैसे ये रबड़ हमने पढ़ लिया, सिगरेट हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। तो क्या क्या गवर्नमेंट के प्रपोजल्स हैं जो सरकार करने वाली हैं, ये डाटा आप थोड़ा सा देख लोगे। एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए सरकार ने बोला है कि 1250, पहले 100 था तो 1250 दिया जाएगा, बजट एस्टिमेट है ये। जल जीवन मिशन, ये सरकार का जो मिशन है ना, जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये जल जीवन मिशन सरकार लेके आई थी 2019 में। इसके अंदर क्या है कि 55 लीटर पानी देना है पर डे पर फैमिली, नहीं पर पर्सन, सॉरी, 55 लीटर पानी देना है पर डे पर पर्सन, जिसको हम क्या बोलेंगे जी, फंक्शनल थ्रू एवरी हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। हर हाउस होल्ड को देना है थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब पानी के टैप्स लगाने हैं। कब तक? 2024 तक। तो उसके लिए सरकार ने अभी क्या किया है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है, 70,000 करोड़ कर दिए, पहले 60,000 करोड़ थी, ठीक है जी। इसके लिए पहले 100 करोड़ थी, फार्मास्यूटिकल्स के लिए 1250 करोड़ कर दी गई है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ये एक ऐसे स्कूल्स होते हैं भाई जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बनाए गए हैं, फॉर ट्राइबल्स के लिए इनको बनाया जाता है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। आज की बात नहीं है, 1997-98 से ये चीज़ों की शुरुआत हुई है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाते हैं ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे पढ़ सके, और ये सीबीएसई का ही करिकुलम फॉलो करते हैं, सीबीएसई का ही करिकुलम फॉलो करते हैं जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। इनके लिए भी सरकार ने इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ से 5943 करोड़ कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 48,000 करोड़ से 79,590 करोड़ कर दी गई है। फेम स्कीम, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये फेम स्कीम सरकार के द्वारा 2015 में चलाई गई थी। इट इज फॉर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने हैं इस स्कीम के अंदर, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ये जो स्कीम है, अब हमें लगता है कि यार ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम होगी, सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो इसके लिए सरकार ने पैसा बढ़ाया है, 2908 करोड़ से 5172 करोड़ किया है। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, उसके लिए सरकार ने पैसा अमाउंट इंक्रीज की है, ठीक है जी। तो ये सरकार की स्कीम्स है जिनमें सरकार ने पैसे को इंक्रीज किया है, पैसा बढ़ोतरी की है कि किन किन स्कीम्स के लिए पैसा मिलेगा। ट्रेंड इन टैक्स रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स के ट्रेंड आपके सामने पड़े हैं सारे, आप इसको फोटो लीजिए। ये डायरेक्ट टैक्स है येलो, और ग्रीन आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है जी। और आपकी जो रेड लाइन है ये आपको शो कर रही है कि ग्रॉस कितना हुआ, ओवरऑल कितना हुआ। डायरेक्ट टैक्स 6 और इनडायरेक्ट टैक्स 5.1, टोटल हो गया 11.1। अब ये देख सकते हो कि कौन से मंथ 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 और 23, 24, ये सारा डाटा आपके सामने है जो बजट के अंदर डाटा रिलीज किया गया है कि टैक्स जो है वो टैक्स ऊपर हुआ है, नीचे आया है, सारा आप देख सकते हो। कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट्स और यूटीज को जो ट्रांसफर किया गया है पैसा, फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट्स होती हैं वो देखिए, स्कीम रिलेटेड एंड अदर ट्रांसफर, और जो डेवोल्यूशन, जो पैसा फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि इतना स्टेट्स को जाएगा, तो ये सारा डाटा उससे रिलेटेड है, आप देख सकते हो जी। येलो कलर 21-22, और ये मतलब जनरली 2022-23 का, ब्लू कलर है 23-24, ठीक है जी, और ग्रीन कलर का 23-24 का है। तो ये डाटा अलग अलग का है, आप इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पे या लिख सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, एसएससी लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीसीएस लेवल पे, जो ये डाटा वाले हैं वहाँ आपके लिखने में काम आएंगे ये क्वेश्चन, वहाँ आप लिख सकते हो इनको। टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटीज
देखिए 17.11 से 18.63 हो गया है 23-24 के अंदर जो बजट एस्टिमेट लगाया गया है, जो टोटल स्टेट्स और यूटीज़ को ट्रांसफर किया जाएगा कितने लाख करोड़। और ये आपके बजट का सारा लेक्चर था। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की हैं वो डाटा का था, वो डाटा आपको एक बार देखना ही पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चंस है आपके इसके रिगार्डिंग, आप ब्राइट में पूछ सकते हैं, ऐप पे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आपको ये जनरली वीडियोस को देखना है सारा, और बजट के क्वेश्चंस करने हैं। फिर हम आने वाले टाइम में हो सकता है इसके क्वेश्चन भी प्रिपेयर करें, और आने वाले सीरीज़ में जो भी पेपर्स हैं उनमें इसके क्वेश्चन भी आपको डालेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।